चल ध्यान दे। तो ध्यान सुन, इसमें कुछ और ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूटा है, ठीक है ना। इसमें तुमको अपना से किताब से किताब का मतलब सब यहाँ लिख दिए और दो अलग से भी लिखे, ठीक है ना। ये लास्ट इसका वीडियो है चैप्टर का, ये वीडियो क्या हो जाएगा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चल ध्यान सुन, तो ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है ना। हम चैप्टर के आंसर क्वेश्चन लिखे, ठीक है ना। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये हो गया तुमको ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया, और यहाँ पे सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हम एक ही वो लिखे हैं, ठीक है ना। एक और दिया है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार का वर्णन करें। तो तुमने पढ़ा है ना, अपनों से लिख सकता है। तो क्या लिखे हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो क्या इसमें लिखे उत्तर अनवीकरणीय संसाधन है। उसमें ऑप्शन में दिया रहता है नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। तो इसमें कौन सा टिक मारना है तुमको, अनवीकरणीय। हम बताए तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते बता, वैसा संसाधन जिसका भंडार सीमित हो, है ना, जो एक बार खत्म हो जाने पर दोबारा उसको बना नहीं सकते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसलिए कोयला अगर एक बार खत्म हो गया तो इसको हम दोबारा फिर से बना नहीं सकते हैं, इसलिए कोयला कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है, हम जानते हैं सौर ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होता है, होता है नहीं होता है। अगर ये खत्म हो भी जाएगा तो इसको फिर से हम सौर ऊर्जा बना सकते हैं, शुरू से ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यह पुनः पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति योग्य मतलब है एक बार अगर खत्म हो जाए तो इसको फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, समझे ना। इसलिए क्या है, पुनः पूर्ति योग्य, या इसी बोलते हैं नवीकरणीय। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको ना, ये नवीकरणीय ऊर्जा है, याद रखना क्वेश्चन, ठीक है ना। या तो नवीकरणीय रहेगा, नवीकरणीय संसाधन, समझिए ना। ये कैसा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। या तो पुनः प्रतियोग, ये तीन गो इसका ऑप्शन रहता है। एगो रहता है चक्रीय, है ना, ये वो चक्रीय, एगो पुनः प्रतियोग, एगो ये नवीकरणीय। ये नवीकरणीय क्यों है कि सौर ऊर्जा अगर एक बार खत्म हो गया तो उसको दोबारा फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसकी भंडार असीमित होता है प्रकृति में, इसलिए कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन। तट रेखा क्या है, तट रेखा से कितना किलोमीटर का क्षेत्र सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता, बताया तो 200 नॉटिकल मील, है ना। 200 नॉटिकल मील के अंदर अगर कोई भी क्षेत्र आता है तो वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है, अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था करने का मतलब देखो, तुमने डाकू देखा है ना, डाकू जो जैसे सोना चांदी लूटता है तो सब क्या करता है, संसाधन मतलब कोई भी सोना चांदी अगर कहीं से लूट के लाता है तो उसका क्या करता है, मतलब कोई कीमत नहीं, कहीं कितनों दाम में बेच देता है ना। मतलब उसका क्या हुआ, दोहन, जो संसाधन को कीमत को समझता नहीं है ना। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया जो उपयोगी संसाधन है उनका विवेकपूर्ण तरीका से उपयोग नहीं करना, है ना। उसको मतलब किसी अच्छा ढंग से तो उपयोग ना करना और उसको गलत तरीका से उसका उपयोग करना, क्या गलत है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। इसीलिए लिखे हैं, हम लिखाए थे संसाधन के अनियोजित, तुम लोग पढ़ाए थे नियोजित, है ना। जब किसी संसाधन को नियोजित पूर्ण और विवेकपूर्ण तरीका से कोई किसी संसाधन को उपयोग करते हैं, है ना, तो क्या हो गया, संसाधन को क्या हो गया, महत्व हो गया। अगर किसी भी संसाधन को हम सही तरीका से उपयोग करते हैं तो संसाधन के वो क्या हो गया, महत्व। मगर अगर वो इसी संसाधन को अनियोजित तरीका से मतलब अविवेकपूर्ण तरीका से उसका दोहन कर रहा है तो कैसा संसाधन कहलाएगा, डाकुओं का अर्थव्यवस्था, समझिए ना। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में है यहाँ पे, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तो अभी लिखा है ना कि मानव तथा तकनीक के शोषणात्मक दोहन को, शोषणात्मक उसको शोषण तरीका से जो उसका दोहन करता है उसको डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। तो डाकुओं का अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया किसी भी संसाधन को सही तरीका से उपयोग ना करना, उसको गलत तरीका से उपयोग करते हैं तो हो जाएगा डाकुओं का अर्थव्यवस्था, समझिए ना। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था में क्या लिखे हैं, संसाधन के अनियोजित विदोहन से, अनियोजित विदोहन का मतलब समझिए ना, है ना, सही तरीका से उपयोग ना करना। उसके बाद है समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितना किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होता है, मतलब समुद्र की तट से लेकर के नदी में कितना दूरी तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत लिया जाता है, कितना है 19.2 होता है ना, 19.2 किलोमीटर।
या 12 नॉटिकल मीटर या किलोमीटर ना रहे, नॉटिकल मीटर भी दिया ना रहे तो बताते 22.2, तीनों में से कोई ऑप्शन रहेगा। और बताए संसार के सबसे कीमती संसाधन का क्या नाम है, तो क्या है खनिज। कल बताए थे ना संसाधन के सबसे कीमती संसाधन, तो याद ना खनिज। खनिज में सब कुछ आता है, कोयला सोना चांदी सब कुछ, ये सब क्या है कीमती है ना, हीरा सब कीमती संसाधन है इसलिए। और इसके बाद एक और तुम ऑब्जेक्टिव इसके नीचे लिखना ठीक है ना, संसाधन के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 3 ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन पूछा है, ये भी पूछा कोनो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सब क्वेश्चन पूछा है ठीक है ना, इसलिए सब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तुमको हो गया इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्या हो गया इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, पहला चैप्टर है ना। मतलब हम भूगोल के चैप्टर 1 में कितना भाग है, 6 क्वेश्चन है, 6 है ना, अंग 4 तक है ना, तो 6 भाग है, तो 6 भाग में ये पहला चैप्टर तुम्हारा खत्म हुआ है ना एक। इसके बाद दूसरा है भूमि के बारे में, मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में पढ़ना है, ये समझ गया। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब क्या होता है, जो 2 नंबर का है। लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब क्या होता है, जो 2 नंबर का होता है ठीक है ना। यहाँ लिखे हैं संसाधन किसे कहते हैं, तो कभी कभी पूछता है संसाधन क्या है, संसाधन का उदाहरण लिखे, उदाहरण सहित ठीक है ना। तो संसाधन में क्या लिखे हैं, मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी पदार्थ संसाधन कहलाते हैं ठीक है ना। तो मानव जीवन की आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो जैसे हम देख लो किताब हो गया, कॉपी हो गया, कलम हो गया, वृक्ष हो गया, लोहा हो गया, बल्ब हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कोयला हो गया, सब संसाधन है ना। तो जितना भी संसाधन जो जिससे मानव की आवश्यकता को पूरा हो सके, मानव की आवश्यकता पूर्ति हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संसाधन कहेंगे, समझे ना। तो उसके बाद देखो दूसरा, यही 2 नंबर में, अगर 2 नंबर में ही तुम्हें पूछेगा तो क्या लिखा है, संभावी एवं संचित संसाधन में अंतर लिखे। हम संभावित संसाधन पहले भी तुम्हें पढ़ा चुके हैं। संभावित मतलब क्या लिखे हैं, वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, है ना। मतलब जिस संसाधन का उपयोग अभी नहीं हो रहा है और उसको हम भविष्य में उसको उपयोग में लाएंगे, तो वैसा संसाधन को क्या मतलब उस संसाधन को हम क्या बोलेंगे, संभावित संसाधन। जैसे एग्जाम्पल में तुम्हें बताए थे, पानी में हाइड्रोजन ईंधन है, अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है ना, तो वह एक संभावित संसाधन है, समझिए ना। और बताए थे राजस्थान गुजरात में अभी पवन चक्की लगा है ना, राजस्थान में सौर ऊर्जा है अधिक से अधिक मात्रा में, और कोयला में क्या पवन चक्की अधिक से अधिक मात्रा में लगा है, मगर उनका उपयोग सही तरीका से नहीं हो रहा है ना। तो वह क्या है, संभावित संसाधन के अंतर्गत है। ध्यान सुन, तो संभावित संसाधन समझिए वैसा संसाधन जो भविष्य में उपयोग हो। संचित कोश संसाधन मतलब क्या हुआ, तो लिखे वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सके उसे संचित कोश संसाधन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमें पता है कि संसाधन इसके अंतर्गत है, मेरे पास कोई तकनीक नहीं है, उस तकनीक के कारण हम उस संसाधन उपयोग में नहीं ला रहे हैं, इसलिए वो क्या है, संचित कोश संसाधन के अंतर्गत है। या ये भी बोल सकते हैं संचित कोश संसाधन में, या मान लो कोई संसाधन है सस्ता है, क्या है, कोई संसाधन सस्ता है ना, सस्ता होने के कारण उस संसाधन का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर वही संसाधन महंगा हो जाएगा तो बाद में उस संसाधन का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो वह वैसा संसाधन किस संसाधन अंतर्गत आएगा, संचित कोश, समझे ना। मतलब संसाधन सस्ता है, तकनीक क्या है, सस्ता है, उसके वजह से तो उस संसाधन का उपयोग नहीं कर रहा है, और वही संसाधन एक दिन महंगा हो जाएगा और उसका उपयोग करेगा, तो उस संसाधन को कहा गया संचित कोश संसाधन, समझिए ना। अब संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, संसाधन संरक्षण की क्या उपयोगिता है, तो हम क्या लिखे हैं, सभ्यता और संस्कृति के विकास में, सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, ठीक है ना। चाहे वह हमारा सभ्यता हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, अगर अपने देश को विकास करना है, अपनी सभ्यता को विकास करना है, तो उसमें हमें संसाधन का जरूरत पड़ता है ना। इसलिए सभ्यता और संस्कृति के लिए संसाधन जो है वह अहम भूमिका होते हैं, यानी देश के विकास के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण के कारण, क्या लिखे हैं, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग करने, थोड़ा सा छूट गया, क्या लिखे हैं, अविवेकपूर्ण उपयोग, क्या लिखना है, उपयोग, क्या लिखना है, अविवेकपूर्ण उपयोग करने के
सुने क्या लिखे हैं? हम क्या लिखे हैं? संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। तो क्या लिखे हैं? सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग करने के कारण आर्थिक रूप से समस्या को जन्म देती है। इसलिए हमें संसाधन की संरक्षण की आवश्यकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो हमारा संसाधन बहुत ही कीमती है, मगर उस संसाधन को हम सही तरीका से उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसको अविवेकपूर्ण तरीका से उपयोग कर रहे हैं। अब वही संसाधन क्या है, एक समस्या को आर्थिक रूप में वो समस्या को क्या कर रहा है, पैदा कर रहा है। इसलिए हमें संसाधन क्या करना चाहिए, संरक्षण। जैसे पानी के बारे में बताए थे, है ना, राजस्थान में लोग पहले पानी को बहुत दोहन करते थे, पानी के महत्व को नहीं जानते थे, है ना। अब पानी का दुरुपयोग है ना, दुरुपयोग किया तो आज देखो पानी, राजस्थान पानी के लिए तरसता है ना, है ना। इसलिए हमें कोई भी संसाधन है उसके महत्व को समझना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, उसे हमें बचा के रखना चाहिए। पानी है तो हम पानी को सही तरीका से उपयोग करें। इसलिए क्वेश्चन यही है ना, संसाधन को तुम कैसे संरक्षण कर सकता है, वो हमारे लिए कैसे लाभदायक है। अगला क्वेश्चन है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है ना। संसाधन को बनाने में हमारा जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसकी क्या भूमिका होती है। हम क्या लिखे, संसाधन निर्माण में तकनीक का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इस धरती पर उपलब्ध सभी संसाधन तकनीक की सहायता से ही उपयोगी बन पाते हैं। सही बात है। इस धरती पे जितना भी संसाधन, जितना भी पदार्थ है ना, आज मान लो तो इस बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं, है ना, इस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो क्या इस बोर्ड को कौन बनाया, मानव बना है। तो मानव ने पहले क्या लगाया, इसमें दिमाग लगाया, तकनीक लगाया, है ना। आज इस तकनीक के सारे हम इसको क्या हम उपयोग कर रहे हैं, इसलिए क्या है, एक संसाधन है। इसलिए संसाधन को बनाने में तकनीक की बहुत बड़ा भूमिका होती है। बिना तकनीक के कोई भी संसाधन उपयोगी नहीं बन पाते हैं, नहीं बन सकता है, समझ ना। मतलब बिना, अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम किसी भी संसाधन को उपयोगी नहीं बना सकते, समझ ना। आज लकड़ी है तो लकड़ी पे तुम बैठा है ना, तो लकड़ी के मानव ने उसको बनाया ना। लकड़ी जंगल में ढेर सारा है ना, मगर उसको वहां से लाके इसको बनाया कौन है, मानव ने। तो मानव आज इसको दिमाग लगाया, आज बैठने वाला, आज सोने वाला बना दिया, है ना। चल इसके बाद है अब क्योटो सम्मेलन, है ना। तो तुम हम केमिस्ट्री में पढ़ाए थे क्योटो सम्मेलन, चौथा या पांचवा चैप्टर में पढ़ाए थे क्योटो सम्मेलन, है ना। हम बताए थे ग्रीन हाउस गैस, है ना, ग्रीन हाउस गैस जो बढ़ रहा था, तो गर्मी के तापमान को कम करने के लिए क्योटो सम्मेलन किया गया था, है ना। यानी कि क्योटो सम्मेलन का क्या उद्देश्य है, क्या है क्योटो सम्मेलन का क्या उद्देश्य है। तो लिखा है, जापान के क्योटो नामक शहर में 1997 ईस्वी को 159 देश ने इस सम्मेलन में भाग लिया, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि यहाँ पे लगा देना, यह क्या लगा देना, यह लगा देना, क्या लगा देना, यह। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भूमंडलीय ताप पर केंद्रित करना, क्योंकि इसका विविध संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब यह हुआ, क्योटो सम्मेलन इसलिए किया गया था कि अगर क्योटो हम बताए थे, तो क्योटो सम्मेलन का मेन उद्देश्य था कि धरती पे जो गर्मी बढ़ रही है, पृथ्वी पे जो गर्मी बढ़ रही है, तो गर्मी को कैसे केंद्रित किया जाए। हम बताए थे, जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है, तो वही क्या करता है, यहाँ पे धरती पे क्या करता है, अगर पराबैंगनी किरण धरती पर गया तो उससे त्वचा कैंसर होता है। कौन से कैंसर होता है, त्वचा कैंसर होता है। तो बताए थे कौन सा परत में छेद हो गया था, कौन परत, ओजोन परत। हाँ, ओजोन परत में छेद होने के कारण, है ना, ओजोन परत में छेद होने के कारण आज गर्मी की मात्रा काफी, ओजोन परत क्या करता है, गर्मी को रोक लेता है, क्या करता है, रोक लेता है। आज उसके छेद होने के कारण क्या, आज गर्मी पे धरती पे बढ़ रहा है, CO2 की मात्रा आज काफी बढ़ रहा है। तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए क्योटो सम्मेलन किया गया था। सिंपल याद रखना कि क्योटो सम्मेलन क्यों हुआ था, क्योंकि क्योटो सम्मेलन इसलिए क्या था, CO2 की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए। क्यों, इसको नियंत्रित क्यों करना आवश्यक है, क्योंकि इसके कारण, इसके बढ़ने से धरती के जितना भी प्राणी सभी के खतरा में पड़ रहा था, है ना, सभी के जीवन क्या है, खतरा में पड़ रहा था। इसीलिए CO2 को कंट्रोल करना, है ना, मतलब इस पे रोक लगाना क्या था, आवश्यक था। इसीलिए यह सम्मेलन किया गया था, समझे ना। क्योटो सम्मेलन का उद्देश्य 2 मार्क में पूछता है। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन और बाकी है, ठीक है ना, तो जगह नहीं था बोर्ड पे, हम लिखेंगे, ठीक है ना। 2 नंबर 1-2 क्वेश्चन इसमें बाकी है, इसके बाद लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये है
तुमको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एगो मेन क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कम से कम है, तुम्हें कम से कम नहीं ज़्यादा 2-250 शब्द में साइंस से तो कम से कम 70-80 शब्द में लिख देना कम से कम। तो हम इसमें तो हम ज़्यादा लिखे हैं, तो क्या लिखे हैं, संसाधन मुख्य संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। सही बात है ना। संसाधन क्या है, मनुष्य के जीने का क्या है, आधार है। संसाधन आज तक मनुष्य जीवित है ना। अगर मान लो अगर आज खेत से चावल गेहूं नहीं उगता तो क्या हम जीवित होते हैं, नहीं होते। तो संसाधन क्या है, मनुष्य के जीने का क्या है, एक आधार है। क्या है, एक आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। अगर मान लो तुमको जीवन को बनाए रखना है, तुम्हें जीना है आगे, और तो तुम्हें संसाधन को क्या करना है, तुम्हें उसमें मतलब संसाधन को एक मतलब सही तरीका से उसको उपयोग करना होगा। अगर संसाधन का जिस दिन से हम दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, हमारा जीवन खतरा में पड़ जाएगा, हमारा जीवन क्या हो जाएगा, खतरा में पड़ जाएगा। इसलिए हमें संसाधन के उनकी गुणवत्ता को समझना चाहिए, है ना। उनके महत्व को हमें बना के रखना होगा। साथ ही कहा गया है संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। संसाधन क्या है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है। क्या संसाधन बने हम उसको अपने काम के लिए, अपनी आर्थिक क्रियाकलाप के लिए उपयोग करते हैं, मगर संसाधन को हम मतलब बनाते नहीं है। जैसे मान लो पेड़ पौधा एक संसाधन है, क्या पेड़ पौधा को हम बनाए नहीं, अपने आर्थिक क्रियाकलाप के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ पौधा का उपयोग करते हैं, समझे ना। तो संसाधन क्या है, एक प्रकृति के दिया गया एक उपहार है। जैसे मान लो ये बोली, हमारे पास जो बोली है, बोली क्या कोई मानव दिया बना के नहीं, ये बोली ईश्वर के द्वारा दिया गया है। तो बोली क्या है, बोली एक प्रकृति उपहार है ना। बोली भी क्या है, एक प्रकृति उपहार है जो ईश्वर हमें प्रदान किया है। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया है। मतलब जितना भी धरती पे पेड़ पौधा, देखो आज पेड़ पौधा लोग अंधाधुंध काट रहे हैं। तो पेड़ पौधा से काटने से क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ रही तो अभी बारिश नहीं हो रहा है बारिश। तो अगर हम संसाधन का सही तरीका से उपयोग नहीं कर देते, क्या होगा, गर्मी बढ़ेगा, वातावरण प्रदूषित होगा, तो समय से बारिश नहीं होगा, समय से बारिश नहीं होगा तो तुम्हारा खेती नहीं होगा, और खेती नहीं होगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि मानव का ही जीवन क्या होता है, खतरा में पड़ता है। इसलिए हमें संसाधन का सही तरीका से उपयोग करना चाहिए। आगे लिखा है इसके बारे में, क्या लिखा है कि अंधाधुंध दोहन किया जिसके कारण पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो रही है। सही बात भी है ना। हम अगर संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, अंधाधुंध उसको कटाई करें, पेड़ पौधा अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। आगे लिखा है उत्पन्न हो गई। संपन्न लोग, जितना भी लोग संपन्न लोग हैं, संपन्न लोग द्वारा स्वार्थ से वशीभूत होकर के संसाधन का विवेकपूर्ण दोहन किया है। मतलब जितना भी चाहे वह धनवान हो चाहे गरीब हो, है ना, आज सभी लोग अपने लालच से, अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या है, मतलब पेड़ पौधा का अंधाधुंध काट रहे हैं ना। तो जितना भी संपन्न लोग है, जितना भी पैसे वाले लोग है, चाहे जो गरीब व्यक्ति, वो भी क्या कर रहा है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने थोड़ी सी लालच के लिए क्या कर रहा है, आज पेड़ पौधा को काट रहा है, जिससे प्रकृति पर्यावरण क्या हो रहा है, समस्या में उत्पन्न हो रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, हमारा भी जीवन उसमें खतरा में पड़ रहा है। आगे लिखा है जिसके अनेक प्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जिससे क्या होता है, जिससे अनेक प्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसलिए पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, इसलिए क्या करना है, इसलिए पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। यहाँ पे हल्का शॉर्ट कोट हम लिख दिए हैं, ठीक है, किताब में और भी लंबा दिया है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम मिला जुला, किसका मतलब ये हुआ, सुनिए, इसको अपना भाषा में लिख सकती है। इसका नहीं मतलब ये हुआ कि संसाधन को हमें किस प्रकार से उपयोग करना है, तो संसाधन के महत्व के बारे में इसमें टोटल चीज लिख देना है, ठीक है ना। आज देखो मानव संसाधन में दुरुपयोग कर रहा है तो सारा पर्यावरण समस्या क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है ना। अब पर्यावरण में समस्या उत्पन्न हो रही है तो समय से बारिश नहीं हो रहा है ना, समय से बारिश नहीं हो रहा है, खेती भी नहीं हो रहा है। इसलिए
मानव आज संकट में पड़ गया। क्या हो गया? मानव आज संकट में पड़ गया। इसलिए हमें अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए और आगे आने वाले जो हमारा पीढ़ी है उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए हमें संसाधन को सही तरीका से उपयोग करना होगा, तभी हमारा जीवन सुरक्षित है, अन्यथा हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। समझिए ना। इसलिए हमें संसाधन के विकास क्या है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा का उपयोग करें। तो सतत विकास की अवधारणा क्या है? हम बताए थे 1997 में ना, कौन सा है, 1987 में सतत पोषणीय विकास का अवधारणा दिया गया था ना। 1987 में जो सम्मेलन किया था, है ना, जिसमें हम लिखाए थे उन्होंने कि हमारा साझा भविष्य, है ना, हमारा साझा भविष्य। उन्होंने किताब लिखा था, उसमें बताया था हम सतत पोषणीय विकास की अवधारणा। उनमें बताया गया था कि हमें संसाधन को इस प्रकार से उपयोग करना है, इस प्रकार से उपयोग करना है ताकि हमारा जीवन में उसमें चल सके और हमारे आने वाला जो भविष्य है, हमारे आने वाला जो आगे अगला वंश है, ठीक है ना, उनको भी इस जीवन वह भी इस संसाधन का लाभ उठा सके। इस प्रकार से हमें संसाधन का उपयोग करना होगा। अभी तुमने दिखाई भी थे, है ना, सतत पोषणीय विकास कैसे करते हैं, दिखाए थे ना अभी। चलिए इतना बता दे, 2-3 क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें 2-3 क्वेश्चन और बाकी है ना। चलो, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो इसको क्या करना है, शेयर करना और लाइक करना है। लाइक और शेयर करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चल तुम उतार जल्दी फास्ट में। चना के ध्यान तुम सब हम दुनिया आचार होई एगो पास के एगो लेना चाहिए। एक लेन में से निकाल कता सुतारम कर एक शब्द अपना अपना ए कता सुतारम कता से